सद्गुण न्याय का पर्याय बन गया, योग्यता अनुरूप हो वितरण यही न्याय का आधार बन गया। क्षतिपूर्ति हो हर एक जन की, क्षतिपूर्ति हो हर एक जन की यही न्याय का अभिप्राय बन गया। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका तकनीकी सहयोग मिशन ज्ञान के द्वारा किया गया है, आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर न्याय, और न्याय के अंतर्गत आज पढ़ेंगे पार्ट 2 अरस्तु की न्याय की अवधारणा। अरस्तु के न्याय की अवधारणा को समझने से पहले हम लोग अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तु का जन्म यूनान के एथेंस में हुआ और एथेंस से लगभग 200 किलोमीटर दूर मैसिडोन के स्टेगिरा नामक प्रांत में हुआ। अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई और अरस्तु के पिता मैसिडोन के राजा के यहाँ राज्यवेद थे, यानी सिकंदर के पितामह के यहाँ पर राज्यवेद का कार्य किया करते थे। और अरस्तु का बचपन इसी औषधीय वातावरण में गुजरा। इस सुगंधित वैज्ञानिक वातावरण के कारण अरस्तु की सोच थी, अरस्तु का दृष्टिकोण था, वह भी वैज्ञानिक हो गया। अरस्तु पुस्तकें पढ़ने के अत्यंत शौकीन थे और इस रुचि के कारण, इस शौक के कारण इनका जो विकास था, यानी बौद्धिक विकास था, वह बहुत अधिक हुआ और इस बौद्धिक वैभवता के शिखर पर दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगे। इनके गुरु का नाम प्लेटो था और इनके शिष्य थे विश्व प्रसिद्ध सम्राट सिकंदर। इनके गुरु प्लेटो की एक शिक्षा अकादमी थी जिसका नाम था अकादमी, और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर प्लेटो ने इन्हें अकादमी का मस्तिष्क कहा है, यानी सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इन्होंने माना है। प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु के मध्य बहुत अधिक विचार विभिन्नता थी। ऐसा नहीं है कि अरस्तु के विचारों पर उसके गुरु का प्रभाव नहीं था, प्रभाव होने के बावजूद भी अनेक विचारों पर इन दोनों के बीच मत विभिन्नता थी। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान को प्रथमतः पहली बार विधिवत रूप से वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने वाले जो विचारक हैं वह अरस्तु ही है। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को परम विधा कहा है। परम विधा से तात्पर्य क्या है? यानी ऐसी विधा, मास्टर आर्ट, ऐसी कला जो सब कलाओं में निपुण है, सब कलाओं से ऊपर है, सब कलाओं से पारंगत है। क्यों? क्योंकि अरस्तु का मानना है कि चाहे कोई भी राजनीतिक सामाजिक विषय हो, उस कार्य को करने के लिए हमें राजनीति शास्त्र का सहारा लेना ही पड़ता है। अरस्तु के शब्दों में कहें तो अरस्तु ने कहा है कि सामाजिक राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साध्य है। साध्य क्या है? राजनीति शास्त्र। ये सब केवल साधन है और इन साधनों की पूर्ति राजनीति शास्त्र के माध्यम से ही की जाती हैं। ये ऐसे गलियारे हैं जिनका अंतिम लक्ष्य राजनीति शास्त्र ही होता है, क्योंकि इनका वर्तमान और इनका भविष्य राजनीतिक शास्त्र के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान भी कहा है, मास्टर साइंस कहा है, मास्टर आर्ट कहा है राजनीति शास्त्र को, क्योंकि इनका मानना है कि प्रत्येक विषय को यदि समझना है तो उससे पूर्व राजनीति शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, और राजनीति शास्त्र ही हर विषय का निर्धारण करने वाला विषय होता है। अरस्तु ने तात्कालीन जितनी भी राजनीतिक समस्याएं थी, शासन स्वरूप संबंधी हो, शासक के व्यवहार संबंधी हो, सामाजिक व्यवस्था संबंधी हो, क्योंकि अरस्तु के समय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में बहुत अधिक अंतर नहीं किया जाता था, और उन सभी समस्याओं पर अरस्तु ने अपने विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु के राजनीतिक समस्याओं पर जो विचार प्रस्तुत किए हैं, अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिक्स 352 ईसा पूर्व लिखी गई, इसके अंतर्गत किए हैं। और इसी कृति में अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी विचारों का वर्णन भी किया है। अरस्तु के न्याय संबंधी विचार न केवल पॉलिटिक्स में अपितु उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ रिटारिक और एथिक्स में, यानी अलंकार शास्त्र और नीति शास्त्र के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से अरस्तु के न्याय संबंधी विचार रिटारिक, एथिक्स और पॉलिटिक्स के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अरस्तु के न्याय सिद्धांत का अवलोकन करते हैं। बच्चों, अरस्तु के न्याय सिद्धांत को समझने से पूर्व अरस्तु के समय के तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य को समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। जैसा मैंने आप लोगों से यूनान समझाते समय इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि उस समय का जो यूनान था वहाँ पर छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और आज की जैसी जटिल संकल्पना उस समय राजनीतिक समाज की नहीं हुआ करती थी। या यूँ कहें कि समाज और राज्य में बहुत अधिक अंतर नहीं किया जा सकता। समाज का प्रभाव राज्य पर साफ साफ दिखाई देता था और राज्य का प्रभाव समाज पर साफ साफ दिखाई पड़ता था। मतलब अंतर संबंधित थे, पूरी तरीके से उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता था। आज की बातें जैसे आज अलग कर सकते हैं कि ये सामाजिक कार्य और ये राजनीतिक कार्य है, ऐसा उस समय नहीं होता था और इसका प्रभाव अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों पर पड़ता है। इसीलिए मैंने इसके तत्कालीन समाज की आप लोगों के समक्ष चर्चा करी है, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसे ही उस व्यक्ति के विचार भी होंगे। जिस समाज में उसका पालन पोषण होगा या बड़ा होता है या वृद्धि करता है या कार्य करता है, उस समाज का प्रभाव उस व्यक्ति के विचारों पर पड़ता ही है और ऐसा प्रभाव अरस्तु के विचारों पर भी देखने को मिला। अरस्तु के उस समय के जो सामाजिक ढांचा था उसका प्रभाव अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के ऊपर परिलक्षित होता है। अब अरस्तु ने कहा है कि जो राज्य है वह समुदायों का समुदाय है, यानी एक राज्य विस्तृत समुदाय है और उसके अंतर्गत छोटे छोटे समुदाय हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी कहा कि वह राजनीति शास्त्र को क्या कहता है, परम विधा कहता है, साध्य विधा कहता है। वह विधा जो सबका लक्ष्य निर्धारण करती है और सबका लक्ष्य भी वही है। इस प्रकार से इसीलिए अरस्तु ने कहा है कि राज्य क्या है, समुदायों का समुदाय है और उसका अस्तित्व किस लिए है, उसका अस्तित्व व्यक्ति के सद्जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है, व्यक्ति को अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। क्योंकि व्यक्ति कैसा प्राणी है, एक नैतिक प्राणी है। वह हमेशा अपने विकास के लिए प्रयासशील रहता है और उसका नैतिकता का विकास तभी हो सकता है जब वह राज्य में बना रहता है। अरस्तु और उसके गुरु प्लेटो दोनों इस विचार पर सहमत हैं। अरस्तु का भी और प्लेटो का दोनों का यह मानना है कि राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया और उसके सद्जीवन के लिए वह निरंतर बना रहता है। यानी राज्य को इन्होंने व्यक्ति के विकास के लिए प्रमुखता दी है। अब अरस्तु की जो न्याय व्यवस्था है उसका वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण उपरांत हम उसका अध्ययन करते हैं। अरस्तु की न्याय व्यवस्था को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है सैद्धांतिक दृष्टिकोण से। बच्चों देखो ध्यान रखिएगा, सैद्धांतिक दृष्टिकोण बोल रही हूँ मैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अरस्तु के न्याय सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है, एक है संपूर्ण न्याय और एक है विशेष न्याय। अब संपूर्ण न्याय से तात्पर्य अरस्तु ने लिया है सात्विकता से, और सात्विकता का तात्पर्य होता है व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों का निर्वहन। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन किस रूप में किस तरीके से करता है, वह यदि अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह सात्विकता का अनुसरण करता है और वही क्या है, संपूर्ण न्याय है। दूसरा अरस्तु ने सैद्धांतिक रूप से इसका जो बताया है, वर्गीकरण किया है, वह है विशेष न्याय। विशेष न्याय से अरस्तु का तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यवहार का नियमन करना, मानव संबंधों का नियमन करना, और यदि ये मानव संबंधों का नियमन सही प्रकार से होता है, भली प्रकार से होता है, तो वह क्या है, विशेष न्याय है। तो विशेष न्याय का आधार क्या हुआ, मानव संबंध। यह सैद्धांतिक आधार पर दो भागों में बांटा है, एक है विशेष न्याय और एक है संपूर्ण न्याय। अब अरस्तु के प्रयोग क्षेत्र के आधार पर जो न्याय का वर्गीकरण है उसकी चर्चा करते हैं। बच्चों 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रयोग क्षेत्र के आधार पर ही आप लोगों को न्याय बताना है। जब भी आप एग्जाम में लिखें या जब भी प्रश्न पूछा जाता है 12th क्लास के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को न्याय का जो वर्गीकरण अरस्तु का बताना है वह बताना है प्रयोग क्षेत्र के आधार पर। प्रैक्टिकली जब प्रयोग में लाया जाता है राज्य के द्वारा या व्यक्ति उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वह किस रूप में होता है, प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर भी न्याय को अरस्तु ने दो भागों में बांटा है, एक है वितरणात्मक न्याय, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है,
वितरण किया जाने वाला न्याय, और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। बच्चों, ये तात्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव था, अरस्तु की जो यूनानी परिस्थितियां थी उनका प्रभाव था। तो आप जब भी वितरणात्मक न्याय का अध्ययन करते हैं तो उस समय जॉन रोल्स के न्याय की भांति या उपयोगितावादी बेंथम के न्याय की भांति इस वितरण का अध्ययन नहीं कीजिएगा। ये अरस्तु की तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यदि उसके वितरणात्मक न्याय को पढ़ेंगे तो आपको अरस्तु का न्याय अधिक सरलता से समझ में आएगा। इस तरह से बच्चों, अरस्तु ने प्रयोग क्षेत्र के आधार पर न्याय को दो भागों में बांटा है, वितरणात्मक न्याय एवं सुधारात्मक न्याय। वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अरस्तु ने प्रयोग क्षेत्र के आधार पर न्याय का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है। अब हम इन्हें पढ़ते हैं। अरस्तु का वितरणात्मक न्याय क्या है? जैसे अभी चर्चा करी, वितरण किया जाता है किसका? समाज के संसाधनों का जब राज्य के द्वारा वितरण किया जाता है तो वह न्याय वितरणात्मक न्याय कहलाता है, अरस्तु कहता है। और ये संसाधन क्या है? शक्ति, संपदा, अधिकार, पद जब राज्य के द्वारा व्यक्तियों में वितरित किए जाते हैं तो वह क्या है? वितरणात्मक न्याय है। और इस वितरणात्मक न्याय का आधार होता है योग्यता, सद्गुण, और इसका आधार का निर्धारण करने वाला होता है विधायक। विधायक यानी जो इनका निर्णय करने वाला होता है कि व्यक्ति को यह न्याय प्रदान किए जाएं अथवा नहीं किए जाएं। और जब वितरणात्मक न्याय प्रदान किया जाता है यानी शक्ति, धन, संपदा और अधिकार व्यक्तियों में जब वितरित किए जाते हैं, पदों का वितरण किया जाता है, तब एक आधार यहाँ पर अरस्तु बताते हैं कि उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। समानुपातिक समानता या आनुपातिक समानता का प्रयोग किया जाना चाहिए। समानुपातिक समानता से तात्पर्य क्या है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानुपातिक समानता है। बच्चों, ये भी बहुत बार प्रश्न बनता है कि आनुपातिक समानता के आधार पर न्याय का वितरण किस विचारक ने किया है? अरस्तु ने किया है। और किस न्याय के अंतर्गत किया है? वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत किया है। जैसा बताया कि ये विधायक के क्षेत्र के अंतर्गत होता है और विधायक इसका वितरण समानुपातिक समानता के आधार पर करता है, यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, इसका आधार किस पर करें? इसका निश्चय कैसे करें कि वास्तव में ये व्यक्ति योग्यशील हैं या नहीं है? सद्गुण को योग्यता का मापदंड माना है और सद्गुण का निर्धारण करने वाला जो आधार है वो तात्कालीन समय में चलने वाली प्रथाएं, प्रचलित परंपराएं, उनके आधार पर ही व्यक्ति के सद्गुण का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर अरस्तु यथास्थितिवाद का समर्थन करते हैं, परंपरावादी विचारों का समर्थन करते हैं। अरस्तु अनुभववाद को प्रोत्साहन करने वाले विचारक हैं, लेकिन उसके बाद भी ये रूढ़िवाद को यहाँ पर ये प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि परंपराओं और प्रथाओं के द्वारा ही व्यक्ति का या सद्गुण का निर्धारण करना चाहिए, उसके आधार पर ही न्याय का वितरण करना चाहिए, न कि लिखित कानून के द्वारा। तो लिखित कानून को क्या कहते हैं? ये लिखित कानून वास्तव में न्याय का निर्धारण नहीं कर सकता, क्योंकि यह शासक के हाथ में होता है। किसके हाथ में? जो शासन का संचालन करने वाला होता है, शासक होता है, उसके हाथ में होता है। और शासक जब चाहे तब इन लिखित कानूनों को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। इसके संबंध में अरस्तु का महत्वपूर्ण कथन है। अरस्तु कहता है कि जितनी सरलता से व्यक्ति के चरित्र को नहीं बदला जा सकता, उतनी सरलता से लिखित कानूनों को बदला जा सकता है। यानी लिखित कानूनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि शासक की मनमर्जी पर आधारित होते हैं और शासकों का हित साधने वाले होते हैं। शासक उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम बनाते हैं। इसलिए जो समाज में प्रथाएं और प्रचलित परंपराएं होती हैं, वही वास्तव में वितरणात्मक न्याय का आधार होना चाहिए। और इसका निर्धारण करने के लिए उसने कहा है कि रेखागणितीय पद्धति के द्वारा इनका निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, समानुपातिक समानता, समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और रेखागणितीय पद्धति के आधार पर कहते हैं कि यदि मानो कोई व्यक्ति योग्य है तो उस योग्य व्यक्ति को अधिक अधिकार, धन संपदा या पद प्रदान कर देने चाहिए, तो वह अन्याय नहीं है, वह न्याय ही है। क्योंकि वह क्या है? सद्गुणी है और सद्गुणी व्यक्ति को अधिक
प्रदान करना, अधिक अधिकार देना वास्तव में न्याय है। यही तो कह रहा है, वितरण का आधार योग्यता के आधार पर, समानुपातिक समानता के आधार पर समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। जो व्यक्ति वास्तव में योग्य हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। माना कि ये अधिक योग्य है तो इसको अधिक प्रदान कर दिया जाए, और ये कम योग्य है तो इन्हें कम प्रदान किया जाए। क्योंकि ये क्या है, ये भी क्या है, समानों के साथ समान व्यवहार, और ये भी क्या हो रहा है, समानों के साथ समान व्यवहार। ये अधिक समानता रखने वाले हैं, और ये भी समानता रखते हैं लेकिन अपने तरह की, और ये समानता रखते हैं अपने तरह की। तो इस तरह से अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का आधार रेखागणितीय पद्धति के आधार पर माना है और व्यक्ति के सद्गुण के आधार पर। अरस्तु यहाँ ये भी कहता है कि जो व्यक्ति का सद्गुण होता है ना, यानी जो योग्यता होती है, वह अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग होती है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में व्यक्ति का सद्गुण किसी राजवंश में पैदा होना हो सकता है। तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में व्यक्ति का सद्गुण शक्ति हो सकता है, पराक्रम हो सकता है, और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में यह सद्गुण व्यक्ति के द्वारा अधिकारों और कर्तव्यों का सामंजस्य करते हुए निर्वहन करना सद्गुण हो सकता है। क्योंकि शासन व्यवस्थाओं पर यह डिपेंड करता है कि वह सद्गुण किसे मानती है, लेकिन सद्गुणी व्यक्ति को वितरणात्मक न्याय का अधिक भागी होना चाहिए। क्योंकि सद्गुण व्यक्ति के लिए मुख्य ध्येय क्या होता है, राज्य का, समाज का विकास होता है, और वह समाज को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना चाहता है। उसके लिए पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, शक्ति, धन, संपदा, ये सब क्या है, गौण है, तुच्छ है, बेकार है। इस स्थिति में वह राज्य का अधिक विकास कर सकता है। देखो, वैसे अरस्तु ने सद्गुणी व्यक्ति स्वामियों को माना है। तात्कालीन समय में दो वर्ग वहाँ के यूनान में, एथेंस में मुख्य रूप से प्रचलित थे। वो था, एक था स्वामी और दूसरा था दास। तो स्वामी वर्ग ही नागरिक राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर पाते थे, बाकी दास और स्त्रियां इनका उपभोग नहीं कर पाती थी। तो अरस्तु ने उन्हें ही सद्गुणी माना है। अरस्तु कहता था कि कुछ व्यक्ति समाज में शासन करने के लिए आते हैं और कुछ शासित होने के लिए आते हैं, और जो वास्तव में स्वामी होते हैं वे कैसे होते हैं, जन्मजात शासक होते हैं और जन्मजात सद्गुणी होते हैं। और जो दास होते हैं वे कैसे होते हैं, सद्गुण विहीन होते हैं, और इसलिए वे कैसे होते हैं, शासित होते हैं। अब ये मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में भी कहा कि हर विचारक पर प्रभाव पड़ता है। अरस्तु पर भी प्रभाव पड़ा, तात्कालीन समाज व्यवस्था का उसके न्याय संबंधी विचारों पर प्रभाव देखने को मिलता है। अरस्तु का सुधारात्मक न्याय सिद्धांत का अवलोकन करते हैं। अरस्तु का न्याय सुधारात्मक जो न्याय सिद्धांत है वह समाज में सामंजस्य पैदा करना चाहता है, नागरिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहता है, और नागरिक अधिकारों की यदि कहीं क्षतिपूर्ति हुई है तो उस क्षतिपूर्ति की पूर्ति करना चाहता है। इस तरह से कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उन अधिकारों में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने का कार्य सुधारात्मक न्याय के द्वारा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज में समन्वय स्थापित करने वाला न्याय ही अरस्तु का सुधारात्मक न्याय है। अरस्तु कहता है कि राज्य का यह दायित्व है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन या संपत्ति का कहीं क्षरण हुआ है, क्षति हुई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति राज्य के द्वारा करवाई जाए, और उस क्षति का निर्धारण देखा जाए तो किस आधार पर किया जाए, तो वह किया जाए व्यक्ति के कृत्य के आधार पर। व्यक्ति ने कैसा कार्य किया है, जैसा व्यक्ति ने कार्य किया है उसी को उसी प्रकार से दंडित करके उस क्षति की पूर्ति करवाई जाए। एंड टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा के द्वारा यह क्षतिपूर्ति करवाई जाए। इसके निर्धारण करने का कार्य करता है न्यायाधीश। न्यायाधीश का यह दायित्व है कि वह व्यक्ति की क्षतिपूर्ति होती है उसकी क्षति की पूर्ति करवाए और वापस समाज में सामंजस्य बिठाए रखने का कार्य करे।
और क्षतिपूर्ति के जो आधार रखा गया है, निर्धारण का आधार है, वह है अंकगणितीय पद्धति। वितरणात्मक न्याय का आधार है रेखागणितीय पद्धति और सुधारात्मक न्याय में जो आधार है वह है अंकगणितीय पद्धति। अंकगणितीय पद्धति के द्वारा यदि व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसको एक ही दंडित किया जाए, यदि व्यक्ति ने 8 अपराध किया है तो उसको 8 ही दंडित किया जाए, यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, और उसके माध्यम से समाज में क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति करवाई जाए। इसके लिए व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति होती है, उसका स्टेटस होता है, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए न्यायाधीश के द्वारा कि व्यक्ति का जो कृत्य है वह कृत्य कैसे है, न कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, क्योंकि बिना भेदभाव के न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। तो बच्चों, सुधारात्मक न्याय के माध्यम से अरस्तु समाज में जो बिखरा हुआ संतुलन है, जो विकास रेखा टूट गई है, विकास क्रम टूट गया है, उस विकास क्रम की वापस क्षति की पूर्ति करना चाहता है और इसके माध्यम से वह समाज में संतुलन बनाए रखना चाहता है। यहाँ विचारों में भी देखने को मिलता है कि अरस्तु के विचार यथा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, जैसा है उसको वैसा का वैसा बना दो, अगर टूट गया है तो उसको वापस जोड़ दो। इस प्रकार से यह कार्य सुधारात्मक न्याय के माध्यम से किया जाता है। तो बच्चों, देखा जाए निष्कर्ष रूप में तो अरस्तु के दोनों जो न्याय के रूप हैं, वितरणात्मक न्याय या सुधारात्मक न्याय, दोनों रूपों के अंतर्गत अरस्तु यथास्थिति को, रूढ़िवादिता को, परंपरा को प्रोत्साहित करता है और तात्कालीन सामाजिक ढांचे को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहता है, किसी प्रकार का उसमें व्यवधान नहीं चाहता है। फिर भी इस न्याय सिद्धांत को हम वर्तमान समय में प्रासंगिक करें और प्रासंगिक दृष्टि से अवलोकन करें तो अरस्तु का जो सुधारात्मक न्याय था वह कुछ वर्तमान परिस्थितियों में समीचीन बैठता है, क्योंकि वितरणात्मक न्याय का आधार तो क्या है, सद्गुण है, और सद्गुण के आधार पर जो न्याय वितरण की संकल्पना है आधुनिक समय में वो सही नहीं बैठती, क्योंकि सद्गुण किस पर आधारित है, प्रथाओं पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है, और प्रथा और परंपराएं समाज में रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करती हैं, जो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। अरस्तु का जो सुधारात्मक न्याय है वह वर्तमान परिस्थितियों के समकक्ष कुछ स्तर पर आता है, क्योंकि सुधारात्मक न्याय का जो आधार है वह है व्यक्ति का कृत्य, व्यक्ति का किया जाने वाला कार्य, और कार्य के आधार पर न्याय प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में भी ऐसा ही होता है, व्यक्ति ने कार्य किया है, उसके अनुरूप न्याय व्यवस्था के द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है। तो बच्चों, आप लोगों को अरस्तु का न्याय सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो रिवीजन करते हुए इसे आप वापस मेरे साथ दोहराएं। मैंने एक सारणी बनाई है अरस्तु के न्याय सिद्धांत को बहुत समराइज करते हुए, छोटे रूप में अगर हम इसको पढ़ते हैं और बहुत जल्दी में पढ़ते हैं या अपना रिवीजन करते हुए पढ़ते हैं तो हम लोग इन फैक्ट्स के साथ में इसको बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए और इसको समझ में नहीं आ रहा है दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। अरस्तु के न्याय सिद्धांत का वर्गीकरण। अरस्तु ने न्याय सिद्धांत का वर्गीकरण किस आधार पर किया, प्रयोग क्षेत्र के आधार पर किया। और न्याय के कितने रूप बताए हैं, न्याय के 2 रूप बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अब सुधारात्मक न्याय को प्रतिवर्ती परिशोधन या प्रतिवर्ती न्याय भी कहा जाता है। वितरणात्मक न्याय का जो निर्धारक है वह है तात्कालीन समय में चलने वाली परंपराएं, प्रथाएं, और जो सुधारात्मक न्याय है उसका आधार है व्यक्ति का किया जाने वाला कृत्य, यानी मनुष्य कैसा कार्य करता है। अब इनका निर्धारक कर्ता कौन है, वह है विधायक, कि ये विधायक के विचार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और सुधारात्मक न्याय का निर्धारक करता है न्यायाधीश। न्याय का रूप कैसा होना चाहिए, वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत न्याय का रूप प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता अनुसार प्राप्त होना चाहिए, और सुधारात्मक न्याय का रूप है कि जो भी समाज में क्षति हो गई है उस क्षति की पूर्ति की जानी चाहिए, और वह भी बिना व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का ध्यान रखे, यानी बिना भेदभाव के होनी चाहिए। अब इनके न्याय का आधार क्या है, ध्येय क्या है, वास्तव में क्या चाहते हैं ये,
वितरणात्मक न्याय के माध्यम से अरस्तु चाहते हैं कि आदर्श राज्य की स्थापना हो और आदर्श राज्य में सद्गुणी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पदों पर आरूढ़ किया जाए, उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिए जाए और सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत समाज में जो व्यवस्था भंग हो गई है, क्षत विक्षत हो गई है, उस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए। अब इनके अध्ययन की जो वितरण का पद्धति है वह क्या है? वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत न्याय वितरण की जो पद्धति है वह है रेखा गणितीय पद्धति, यानी रेखा गणितीय पद्धति के आधार पर होना चाहिए, समानुपातिक समानता के आधार पर होना चाहिए और सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत न्याय का निर्धारण अंक गणितीय पद्धति के आधार पर किया जाना चाहिए। बच्चों, निष्कर्षतः कह सकते हैं कि दोनों न्याय के रूपों के अंतर्गत अरस्तु अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत तात्कालीन समाज की क्षत विक्षत अवस्था या बिखरती हुई अवस्था या बदलती हुई अवस्था को यथास्थिति रूप में बनाए रखना चाहते थे और परंपराओं और प्रथाओं के माध्यम से वे इस स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते थे। बच्चों, अरस्तु का न्याय सिद्धांत समझ में आया होगा। आप लोग जब भी वीडियो देखें तब कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और इसे नोट डाउन कर लें या दोबारा देखकर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उन्हें आप ज़रूर लिखें और अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैटर तैयार करें। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।